मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रखा है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और उसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे अपन। एक तो क्वांटम प्रभाव का जो प्रायोगिक सत्यापन है, और एक हाइड्रोजन का बोहर मॉडल जो है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, एक बात यहाँ पे नोट करने की है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या बात है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की भांति कॉम्पटन प्रभाव भी यह बात स्पष्ट कॉम्पटन प्रभाव से भी यह बात स्पष्ट है कि विकिरणों की प्रकृति कणीय होती है, क्योंकि बिना कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन को लक्ष्य करके उसे हिट करके सतह से निकालना संभव नहीं हो सकता। मतलब अगर हम उसको पार्टिकल नहीं माने तो विकिरण को अगर हम पार्टिकल नहीं माने तो जो इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में रखा हुआ है या इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में स्थित है, उसको टारगेट करके उसको हिट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विकिरणों की प्रकृति कणीय भी होती है। अब कणीय कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन है, उसके लिए ये जो सेटअप है वो दिखाया गया है। इसमें एक लेड का चैम्बर होता है जिसमें एक्सरे नली होती है, और एक्सरे नली से अपन स्लिट की सहायता से जो ये प्रकीर्णन होता है, रिफ्लेक्टर होता है, इस पर अपन एक्सरे डालते हैं। फिर स्लिट्स की सहायता से हम क्रिस्टल पे डालते हैं। क्रिस्टल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स होते हैं, या यूँ कहिए पदार्थ के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जो पार्टिकल होते हैं, वहाँ से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और वहाँ से उसकी तरंग दैर्ध्य जो चैम्बर आई है उसमें उसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। प्रकीर्णित विकिरणों का तरंग दैर्ध्य नापने का ये यंत्र होता है, और ये आगे जो इसके साथ रिकॉर्डर होता है। एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें जो प्रकीर्णक होता है या रिफ्लेक्टर होता है, आर या एक्सरे ट्यूब को घुमाकर प्रकीर्णन कोण को परिवर्तित किया जा सकता है। जब थीटा 90 हो तो डेल्टा लैम्डा यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है उसकी वैल्यू जो होगी, कॉम्पटन शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वह किसके बराबर होगी? कॉम्पटन विस्थापन की जो वैल्यू होगी वह 0.22 एंगस्ट्रम प्राप्त होता है, जो कि समीकरण द्वारा प्राप्त मान लैम्डा बराबर 0.024 एंगस्ट्रम से मेल खाता है। इस प्रकार जो है हम कॉम्पटन इफेक्ट की जो सत्यता की पुष्टि करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उन दोनों की वैल्यू हमारे पास है। तो हम दोनों में हम तुलना कर सकते हैं। अगर उन दोनों के रिजल्ट लगभग बराबर है, इसका मतलब हमने जो थियोरेटिकली कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट की जो बात, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट की बात जो हमने की है, या कॉम्पटन इफेक्ट की जो बात की है थियोरेटिकली, वो सत्य है। तो इस प्रकार से हम कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। अब आता है बोहर का हाइड्रोजन मॉडल या हाइड्रोजन का बोहर प्रतिरोध, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए अपन थोड़ा इसको जल्दी में या थोड़ा बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके इसको नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बोहर ने परमाणु प्रतिरूप के संबंध में निम्न धारणाएं या अभिग्रहित प्रस्तुत की। पहली क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वर्ताकार कक्षों में ही या ऑर्बिट्स में या कोषों में ही चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते समय विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कारण उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। बोहर ने इन कक्षों को स्थायी कक्ष स्टेशनरी ऑर्बिट कहा। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, और ये बल एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन व परमाणु नाभिक के मध्य वैद्युताकर्षण बल, और दूसरा बाहर की तरफ अपकेंद्रण बल, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लगता है। दूसरा जो है पोस्टुलेट इसका है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उसका कोणीय संवेग mvr h/2 के बहुसमाकलन या पूर्ण गुणज हो, यानी कि mvr nh/2, और जहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 इत्यादि होती है।
तीसरा जो पोस्टुलेट है वो है स्थायी वर्ताकार कक्षों को की निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन्हें ऊर्जा तल भी कहते हैं। नाभिक से ऊर्जा स्तर की दूरी बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। अनंत पर ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। यदि परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो वह उत्तेजित हो जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यह अवस्था अस्थायी है, इस कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर निम्न अवस्था यानी कि मूल अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया में वह अवशोषित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या फोटोन का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार हमारे को एक स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम लाइन बनती है। ये 4 नंबर का पोस्टुलेट है बोहर का मॉडल का। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम बोहर के मॉडल में क्या करते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम किस प्रकार से रेडियस की, एनर्जी की और वेलोसिटी की वैल्यू ज्ञात करते हैं, या यूँ कहिए वेव नंबर की वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल या बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह हाइड्रोजन एटम का यह अकेला इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो दो विपरीत बल कार्य करता है, जैसा मैंने बोहर मॉडल में आपको बताया, जो पोस्टुलेट्स हैं उन्होंने बताया। पहला है नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये इसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, जो न्यूक्लियस व इलेक्ट्रॉन के मध्य होता है और उसकी वैल्यू होती है kZe²/r²। दूसरा जो फोर्स लगता है वह है अपकेंद्रण बल, सेंट्री पीटल फोर्स FC, ठीक है, जो बाहर की तरफ लगता है और उसकी वैल्यू है mv²/r। उपयुक्त दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः यदि इनका मान समान हो जाए तो ये एक दूसरे को संतुलित कर देंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर ही घूमता रहेगा। अगर ये दोनों बैलेंस कर दें अपने आप को तो इलेक्ट्रॉन जो है वह अपनी स्थिति पर ही घूमता रहेगा, यानी कि वह ऐसा नहीं है कि जैसे पहले कहा गया था कि लगातार चार्ज पार्टिकल का चक्कर लगाता है तो वह धीरे धीरे क्या है अपनी ऊर्जा का ह्रास करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, क्योंकि ये दो बल लगते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वह अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो नाभिक के चारों ओर जो एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो अपने निश्चित ऊर्जा स्तर में या निश्चित ऊर्जा के कक्ष में ही चक्कर लगाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो kZe²/r² हो जाएगा mv²/r, जहाँ पर k की वैल्यू है 1/4πε और वह कांस्टेंट के बराबर है और उसका मान माना 1 है। तो हमारे पास ये देखो r से r कट जाएगा इसमें, तो हमारे पास बच जाएगा Ze²/r जो समीकरण 2 है। और अब हम जानते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 से कि mvr=nh/2π होता है, ठीक है। तो यहाँ से v हो जाएगा nh/2πmr और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n²h²4π²m²r², जो समीकरण 4 के रूप में दिया गया है। अब इक्वेशन 4 से v² का मान इक्वेशन 2 में अगर अपन रख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है Ze²r=m×n²h²4π²m²r²। देखिए एक m से m कट जाएगा और एक r से r कट जाएगा इसमें, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये बच जाएगा Ze²n²h²4π²mr और r हो जाएगा n²h²4π²mZe²। अब देखिए जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू अगर अपन रख देंगे तो हमारे पास यानी कि 4 कांस्टेंट है, हमारे पास h कांस्टेंट है
पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और जो है ई कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू जो आती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, अर्थात किसी परमाणु के लिए एन के मान कक्षाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसका त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर एन जो है कक्षाओं की संख्या है तथा जेड जो है वह उसका परमाणु क्रमांक है। तो R इज इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाएगा, या एन इज इक्वल टू अगर अपन एक मान लें, चूँकि हाइड्रोजन परमाणु है तो जेड बराबर एक हो तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम R की वैल्यू निकाल सकते। इसी प्रकार अपन जो है nवें बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 से हमारे पास ये वैल्यू है जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इक्वेशन 2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी इंटू वी। तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम वी। अब देखिए इक्वेशन 3 से इक्वेशन 6 में एम वी का मान रखने पर हम जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई है, तो एम वी इज इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई आर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इंटू टू पाई आर अपॉन आर इंटू एन एच। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा टू पाई ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड अपॉन एन। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट की वैल्यू रखने पर 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। यानी कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वी का मान कम होता जाएगा। अगर जेड बराबर एक रख दें और एन बराबर 1 रख दें तो हमारे पास वी बराबर हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, या 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी प्रकार जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला, इसी प्रकार हम nवें बोर कक्षक में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह दो प्रकार की ऊर्जाओं में शामिल है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा है वह है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, प्लस गतिज ऊर्जा जो है उसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आर और वी स्क्वायर का मान रखने पर, चूंकि अपन ने आर की वैल्यू भी निकाल ली और वी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली या वी की वैल्यू भी निकाल ली, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ई बराबर -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जो समीकरण 9 में दिया गया है। अब देखिए अगर अपन जेड की वैल्यू एक रख दें तो जेड स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दें तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ई इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए वैसे तो यहाँ पर ई और एन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी कि जैसे जैसे एन बढ़ता है वैसे वैसे ई का मान कम होना चाहिए, पर देखिए इससे पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब किसी परमाणु के लिए एन का मान बढ़ने के साथ साथ उसके ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ेगी और ई की वैल्यू भी बढ़ेगी, परंतु वी की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है उसके मान कम हो जाएगा। और अब ऊर्जा का मान अगर निकाल सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एन का मान बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान बढ़ता है तो हम ये कह सकते हैं आवर्ती का मान भी बढ़ सकता है और वेव नंबर का मान भी बढ़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू और एच न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। तो हमारे पास ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा और हम जानते हैं
कि 1/λ इज इक्वल टू होता है न्यू बार, तो हमारे पास E बराबर एच सी न्यू बार हो जाएगा। तो E/hc इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास न्यू बार। तो न्यू बार बराबर हो जाएगा E/hc। अब हमारे पास जो E की वैल्यू आई थी, अगर उसमें hc का भाग दे दें तो हमारे पास जो है वह न्यू बार की वैल्यू हमारे को प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये प्राप्त कर सकते हैं न्यू बार इज इक्वल टू E/hc माइनस 2π² m/4/H3 इंटू Z²/n²। अब देखिए, इसको अगर हम बाकी जो कांस्टेंट है उनको रिडबर्ग कांस्टेंट के रूप में रख दें सबको, तो हमारे पास न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -RH/n² सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि वेव नंबर की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में होती है तो अपन इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम जो है वह कैसा होता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम है, उसके लिए अपन डेल्टा ई बराबर, देखिए हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 2π² m⁴/H² इंटू 1/nf² माइनस ni²। अगर हम वेव नंबर की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो हम hc से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा E/hc इज इक्वल टू RH इंटू 1/nf² माइनस ni², जहाँ पर RH की वैल्यू जो है वह 2π m⁴H/3c बराबर हो जाएगा 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू अपन ये रख सकते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्न श्रेणी प्राप्त होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से यानी Ni से निश्चित n के मान में निम्न ऊर्जा स्तर Nf में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो ऐसा होने से निश्चित ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसके संबंध में एक स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है। अब हम ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि विकिरण को हम तभी रिकॉर्ड कर रहे हैं जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आती है और एक ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, या फोटॉन्स का उत्सर्जन करती है, तो उस या रेडिएशंस का उत्सर्जन करती है और उसको रिकॉर्ड करते हैं। माना अगर हमारे पास कोई जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो श्रेणी का जो प्रकार होगा वह लाइमन सीरीज होगी। और ये जो श्रेणी जो मिलती है वो जो स्पेक्ट्रम होता है, या यूँ कि स्पेक्ट्रम रेंज के अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमारे को ये जो लाइन प्राप्त होती है। अब यदि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें से दूसरे में आता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो बामर सीरीज कहलाती है और ये विजिबल रेंज में हमारे को प्राप्त होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे पाँचवें छठे सातवें से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो वह पाश्चन सीरीज कहलाती है और ये IR रीजन में हमारे को प्राप्त होती है। इसी प्रकार पाँचवें छठवें सातवें ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन चौथे में आता है तो हमारे को ब्रैकेट सीरीज कहलाती है और वह IR में हमारे को प्राप्त होती है, या IR रीजन में हमारे को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन अगर छठवें सातवें आठवें और नौवें से पाँचवें ऊर्जा स्तर में आता है तो वह पिफंड या फंड सीरीज हमारे को प्राप्त होती है, और यह स्पेक्ट्रम का जो क्षेत्र होता है वो फार IR होता है। ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन सातवें आठवें और नौवें दसवें से अगर हमारे पास छठे ऊर्जा स्तर में आता है तो वह हम्फ्री सीरीज होती है, और ये फार IR सीरीज में हमारे को, या फार IR रीजन में हमारे को ये जो है लाइन हमारे को स्पेक्ट्रल लाइन जो है या स्पेक्ट्रल सीरीज जो है हमारे को प्राप्त होती है। सिंपल सी मोटा मोटा याद रखने के लिए अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और IR ऐसे याद रखिए। तो पहला हो गया अल्ट्रा वायलेट, दूसरा हो गया विजिबल, और बाकी जो है वो IR में हो गए। ठीक है, और अगर इतना याद रहेगा तो लास्ट में आपको ये भी याद रहेगा कि लास्ट वाली जो है वो फार IR में हमारे को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारे को याद रहेगा। अब ये
प्रिंसिपल क्वा इधर देखो स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, ओरिजिन ऑफ ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको दिखाया गया है कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एन के रूप में बताई गई है और ये सीरीज है। देखिए पहली जो है लाइमन सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन 9वें 8वें 7वें 6ठे 5वें चौथे तीसरे दूसरे से पहले में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गई लाइमन सीरीज और ये अल्ट्रा वायलेट रेज इससे निकल रही है। ठीक इसी प्रकार से बामर सीरीज जो है वह 9वें 8वें 7वें 6ठे 5वें चौथे तीसरे से दूसरे में आ रही हैं और विजिबल में हमारे को प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर जो है वह जो पाशन सीरीज है उसमें क्या होता है, 9वें 8वें 7वें 6ठे 5वें चौथे से तीसरे में ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये आई आर में। फिर ब्रैकेट है जो 9वें 8वें 7वें 6ठे 5वें से चौथे ऊर्जा स्तर में आ रही है आई आर में। फिर पिपंड जो है वह 9वें 8वें 7वें 6ठे से 5वें में और ये फार आई आर में। फिर जो है 9वां 8वें और 7वें से 6ठे ऊर्जा स्तर में और ये है हमफ्री सीरीज है और ये फार आई आर में हमारे को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए हाँ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रकाश की ड्यूल नेचर जो है उसके बारे में और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और एक हाइड्रोजन वर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है, घर पे थोड़ा पढ़िएगा, बहुत इजी चैप्टर है। लगता है ऐसा है कि बहुत टफ है पर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।